नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि हमने कल की क्लास में कल लाइव क्लास लिया था, पहली बार मैं लाइव आया था लेकिन वो सेटिंग यहाँ पे हो नहीं पाई। आज अपलोडेड क्लास आप लोगों की जा रही है। हिंदी की शुरुआत आज से हम करेंगे। आज हम हिंदी में देखेंगे हिंदी की भाषा एवं उनसे संबंधित बोलियों पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए लोगों तक, और जो भी बच्चे हों, जो भी यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी पेट, जहाँ जहाँ पे हिंदी का वेटेज है, हर जगह हर दोस्त के पास पहुँचनी चाहिए। मैं वादा करता हूँ मैं पूरी हिंदी पढ़ाऊँगा, कुछ नहीं बाकी लगाऊँगा। एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न आ रहे हैं उसको भी हम लेके आएंगे, प्रश्न की भी सीरीज बनाएंगे। पहले हम पूरा पढ़ेंगे जिससे जल्दी से जल्दी हिंदी समाप्त कर लें। हिंदी के साथ हमारी रीजनिंग की क्लास भी जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए। धीरे धीरे हम 2-3 महीने के अंदर अंदर पूरा हम पढ़ लें। बस आप लोगों से हमारी फीस यही है कि आप लोग सफल होइए, अंजय गुरुकुल के पास आइए, अंजय गुरुकुल पे आप लोग खड़े हो जाइए। बस हमारा यही एक सपना है कि कितने से ज़्यादा बच्चे हमारे सफल होते हैं यूपीपी में, अन्य एग्ज़ामों में। हम कोशिश करेंगे कि सारे एग्ज़ामों को लेकर के चलेंगे। यूपीपी की जो कल मैं विषय सूची बता रहा था, यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी पेट में, यूपी लेखपाल में जो भी विषय सूची है मैं पूरा डिटेल्स कल कर दिया हूँ, लेकिन आप लोगों को समझ में उतना नहीं आई होगी। आज हम शुरुआत करेंगे हिंदी भाषा एवं उनकी सहयोगी बोलियों की। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। अपना जो पढ़ना है उसको पढ़ते हैं। बाकी बच्चों तक वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए, नात रिश्तेदार जो भी हैं उन तक वीडियो को पहुंचाइए, जिससे वो भी कंपटीशन में आएँ। कंपटीशन में आएंगे तभी कंपटीशन का मज़ा मिलेगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। तो आप लोग कंपटीशन का मज़ा ले रहे हैं, कंपटीशन का मज़ा लीजिए। और जब इस मज़े में, इस कंपटीशन के दौर में जब आप सफल हो जाएंगे तो कुछ और ही आपकी ज़िंदगी होगी। आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी भाषा में भाषा किसे कहते हैं। भाषा होती क्या है इसको जान लेते हैं। तो भाषा जो है ये एक संस्कृत भाषा है, जो उसके भस धातु, संस्कृत का भास धातु से बना एक शब्द है भाषा, ठीक है। जिसमें भास में क्या है, भास में अप्रत्यय लगा करके ये भाषा बनाई गई है। भास में अप्रत्यय को लगा करके क्या हुआ है, भाषा बनाई गई है, ठीक है। अप्रत्यय लगने से जो भाषा बना है, जो शब्द, उसे ही हम भाषा कहते हैं, ठीक है। बस ज़्यादा कुछ नहीं। संस्कृत के भास धातु में अप्रत्यय जोड़ने से, परिभाषा लिख लीजिए, संस्कृत के भास धातु में अप्रत्यय जोड़ने से क्या बनता है, भाषा बनती है। इस बात का याद रखना, ठीक है। भास का अर्थ क्या होता है। अब जो ये संस्कृत की भास धातु है, इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, भास धातु का जो अर्थ होता है वो, इसका मतलब होता है बोलना। क्या होता है, बोलना या फिर व्यक्त करना। बोलना या फिर व्यक्त करना। अब तो समझ में आ गई होगी भाषा किसे कहते हैं। तो संस्कृत का एक शब्द है भास में अप्रत्यय लगाने से जिस शब्द की उत्पत्ति होती है उसे ही हम भाषा कहते हैं। भास में यदि आप अप्रत्यय जोड़ोगे तो भाषा बनेगी। भास का जो अर्थ होता है बोलना या अपने विचारों को प्रकट करना या व्यक्त करना, ठीक है। भास का यही अर्थ होता है, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए, भास का अर्थ जो होता है। इसके बाद एक प्रश्न पूछा जाता है, भाषा जो है वो किस परिवार से है, किस परिवार की, जो हिंदी भाषा है ये किस परिवार से है। हिंदी भाषा का परिवार क्या है। अब
ये भी तो परिवार है। जैसे हम लोग किसी परिवार के सदस्य हैं, वैसे भाषा भी किसी परिवार की ही सदस्य है। तो याद कर लेना, कई बार प्रश्नों में पूछा गया है कि भाषा किस परिवार का है, तो 4 ऑप्शन दिया जाता है, उस 4 ऑप्शन में से एक को आपको निकालना है। तो नोट कर लेना, भाषा जो है वो किस परिवार की है, तो भारोपीय परिवार की। किस परिवार की? भारोपीय परिवार। ठीक है, भाषा जो है ये भारोपीय परिवार की भाषा है। इसकी जो उत्पत्ति हुई है, प्रश्न यहाँ से भी आ सकता है, उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो पहले ही मैं बता चुका हूँ, भस संस्कृत के भास धातु में अप्रत्यय लगाने से। तो स्वाभाविक है, जब भास कहाँ से है, संस्कृत से है, तो भाषा की उत्पत्ति का कारण कौन हो सकता है, तो वो संस्कृत ही हो सकता है। तो जो हिंदी भाषा की उत्पत्ति है वो कौन सी है, तो वो संस्कृत है। ये भी नोट कर लेना, संस्कृत से उत्पत्ति हुई है किसकी? हिंदी भाषा की। कुछ है नहीं, हिंदी हलवा है, बस लगे रहिए, पढ़ते जाइए। कान में ईयरफोन लगा लीजिए, हाथ में एक पेन रखिए, सामने कॉपी रखिए, जो नोट करना है मैं बोलता जाऊंगा, आप लोग नोट करते जाइए और सुनते जाइए। बस एक बार में गारंटी है हिंदी समझ में आएगी पूरी तरीके। ट्रिक के माध्यम से भी, भले ही हमारे पास अभी कोई सुविधा नहीं है, कोशिश कर रहा हूँ सुविधा की, हो जाएगी, उसके बाद दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। लेकिन भले ही कोई सुविधा नहीं है, लेकिन पूर्ण रूप से मैं समझा के रहूँगा। ठीक है, तो अब ये हो गया क्या, संस्कृत से उत्पत्ति हुई है किसकी? हिंदी भाषा की। ठीक है, इसका जो नामकरण किया गया है, हिंदी नाम कैसे आया, इसका जो नामकरण किया गया है वो कैसे किया गया है, क्यों किया गया है? हिंदी के अलावा और भी कुछ बोला जा सकता था। तो इसका जो नामकरण किया गया है, एक नदी है, सिंधु नदी है, जो तिब्बत के पठार से निकलती है। तिब्बत के पास से एक ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है। ग्लेशियर से निकलने के बाद भारत से होते हुए, काबुल होते हुए सीधा जाके गिरती है अरब सागर में। तो ये जो नदी है, इसी के नाम पर ही क्या पड़ा, हमारे जो भाषा है हिंदी, सिंध के नाम पर ही हिंदी पड़ा। ठीक है, तो इसका नामकरण कैसे किया गया? सिंधु नदी के आधार पर। सिंधु नदी, सिंधु नदी के आधार पर इसका नामकरण किया गया। ठीक है, अब हम देखेंगे भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार की बात करते हैं। भाषा कितने प्रकार की होती है? तो भाषा तो 2 प्रकार की होती है। पहला है, एक तो होती है मौखिक भाषा, और दूसरा जो होती है वो लिखित भाषा। कौन कौन सी? एक तो होती है मौखिक भाषा और दूसरी होती है लिखित भाषा। अब मौखिक किसे कहते हैं, इसको भी लिखने की ज़रूरत है आप लोगों को? नहीं है, बस समझ लीजिए। जब 2 व्यक्ति, हम और आप, आमने सामने बैठ कर के बातें कर रहे हों, वहाँ जो आप अपने विचारों को व्यक्त करेंगे और मैं अपने विचारों को व्यक्त करूँगा, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो आवाज़ आएगी उसे ही हम मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा किसे कहते हैं? 2 दूर दराज, कोई व्यक्ति है, आप प्रयागराज में हैं, कोई व्यक्ति है जो आपसे दूर बैठा है, तमिलनाडु में जाके बैठा है, तो आप क्या करेंगे वहाँ पे? अब तो टेलीफोन का ज़माना है, अब तो यहाँ से वहाँ भी मौखिक हो चुका है, लेकिन आज के 10-12 साल पहले क्या होता था, आप लोग वहाँ पे पत्र व्यवहार के माध्यम से अपना विचार प्रकट करते थे। तो वहाँ पे क्या होता था, लिखित भाषा होती थी। बस यही इतना अंतर है, आमने सामने बैठ करके विचारों को व्यक्त करना, एक दूसरे से बोलना, ये मौखिक कहलाता है, और एक दूसरे को पत्र व्यवहार के माध्यम से समझाना क्या होता है, लिखित होता है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हो गई मौखिक और लिखित भाषा। 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है मौखिक और दूसरी लिखित होती है। अब हम बात करेंगे भाषा की जो इकाइयाँ होती हैं। भाषा की मूल इकाई क्या है, प्रश्न आता है, भाषा की मूल इकाई क्या है?
तो भाषा की जो मूल इकाई है वो क्या है? वो ध्वनि है। जो आवाज़ निकल रही है हमारे मुख से, जो ध्वनि निकल रही है, जो शोर हो रहा है, ये क्या है? ये भाषा की मूल इकाई है। ठीक है, जो ये ध्वनि है ये क्या है? ये एक प्रकार की मानसिक क्रिया है। इसे हम अनुकरण द्वारा सीखते हैं। इसे कहीं से लाया नहीं जाता, सुन करके ही सीखा जाता है। यह एक प्रकार की मानसिक क्रिया है, इसे हम अनुकरण द्वारा सीखते हैं। तो प्रश्न ये सब नहीं आता, सिर्फ इतना आता है कि भाषा की मूल इकाई क्या है। जैसे हवलदार का एग्जाम हो गया, यहाँ से पूछा जा सकता है, यूपी पेट में पूछा जा सकता है, लेकिन यूपीएसआई में बहुत रेयर चांस है। और उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी परीक्षा हो, जो जैसे वीडियो हो गया, लेखपाल हो गया, यहाँ पे रेयर में है। ठीक है, लेकिन याद रखना यूपीपी के बच्चों के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से आ सकता है। तो भाषा की मूल इकाई क्या है? नोट कर लीजिए, भाषा की मूल इकाई है ध्वनि। क्या है? ध्वनि। नोट कर लेना, भाषा की मूल इकाई है ध्वनि। ध्वनि को कैसे, ध्वनि क्या है? ध्वनि एक प्रकार की मानसिक क्रिया है। जब हमारा मन कहेगा बोलने को तो हम बोलेंगे, जो शोर उत्पन्न करेंगे, जो गुल उत्पन्न करेंगे, वही क्या है? एक प्रकार की मानसिक क्रिया है। हम इसे सीखते कैसे हैं? तो इसे हम अनुकरण द्वारा सीखते हैं। ये पैतृक संपत्ति नहीं होती, ये सामाजिक संपत्ति होती है। ध्यान रखना, पैतृक संपत्ति भाषा नहीं होती, ये होती है सामाजिक संपत्ति। ठीक है, यह भी एक प्रकार की संपत्ति है, धन है। ये क्या है? एक प्रकार का धन है। जो भाषा है ये एक प्रकार की का धन है। जो ध्वनि है एक प्रकार का धन है। ठीक है, ये लेकिन याद रखना, पूछा जा सकता है कि ये सामाजिक संपत्ति है या पैतृक संपत्ति है। सीखते कैसे हैं? ठीक है, तो सब हर एक चीज़ नोट करते हुए चलिए, क्योंकि कभी कभी हो सकता है आपको पढ़ाना भी पड़ जाए। तो नोट करके रहेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। फिलहाल अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग करते रहिए, वहाँ पढ़ते रहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे हिंदी की जो उपभाषा एवं बोली हैं। हिंदी की उपभाषा एवं बोलियां। तो याद रखना, हिंदी की जो उपभाषा है मुख्यतः ये कितने प्रकार की है? 5 उपभाषा। कितनी है? 5 प्रकार की। ठीक है, कितनी है उपभाषा? 5 प्रकार की है। ये नोट कर लेना, यहाँ से प्रश्न आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते। यहाँ से प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, चाहे अंदर जाके चाहे बाहर से, ही मिलेगा। और 18 जो इसकी उपबोली कितनी है? उपबोली जो है वो 18 है। अब याद करना, आपका काम है बताना, हमारा काम है। उपभाषा कितनी है? 5 है। उपभाषा 5 है। और जो बोली है उपबोली, ठीक है, उपबोली कितनी है? तो उपबोली है 18। अब बोली किसे कहते हैं? सबसे पहली चीज़ तो बोली किसे कहते हैं। उपभाषा की बात तो कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए बोली क्या है। बोली जो हमारे गांव, देश, देहात और शहरों में जो बोली बोली जाती है, जो हम बोलते हैं, जो अपने विचारों को प्रकट करने का माध्यम है, जो हमारे विचारों को प्रकट करती है, उसे ही हम बोली कहते हैं। जैसे अब हम कहाँ पे हैं? अवध क्षेत्र से, तो यहाँ की बोली क्या है? अवधी है। तो ये क्या है? एक प्रकार के उपबोली है, जो हमारे समाज में विकसित है। इसमें जो साहित्य लिखा गया है उसकी भी चर्चा करेंगे हम, कौन रचनाकार हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन बोली क्या है? जैसे कहो भैया कहाँ जाता है, तो ये क्या है? एक प्रकार के बोली है। ठीक है, तो याद रखना इसको कि कितनी उपबोलियां हैं। तो उपबोलियां जो है वो 18 हैं। और भाषाएं कितनी है? मुख्यतः उपभाषा 5 है। अब हम देखते हैं इसके बाद
नोट कर लिया इसको। अब एक कॉलम बनाइए, इसमें लिखिए अपभ्रंश। ठीक है, एक कॉलम हो गया। दूसरे कॉलम में हम देखेंगे इतना बड़ा बनाएंगे तो आएगा ही नहीं। अपभ्रंश। ठीक है, उसके बाद दूसरे कॉलम में उपभाषा। तीसरे कॉलम में हम देखेंगे बोली को। और चौथे कॉलम में देखेंगे इसके जो रचनाकार हैं। और पांचवें कॉलम में क्षेत्र को देखेंगे, कहाँ ये बोली जाती है। ठीक है, अब हम अपभ्रंश में जैसे अर्धमागधी है, अपने ही भाषा से हम शुरू करेंगे। अर्धमागधी। अब इसकी जो उपभाषा है वो है पूर्वी हिंदी। उपभाषा क्या है? पूर्वी हिंदी। ठीक है, और इसकी जो बोली है वो क्या है? वो है अवधी। और इसके जो प्रमुख रचनाकार हैं, अवधी भाषा में जो रचनाएं की गई हैं, इसके रचनाकार कौन कौन से हैं? तो तुलसीदास जी, इनका रामचरितमानस काफ़ी प्रसिद्ध है, हिंदू धर्म का एक ग्रंथ हो चुका है अब ये। इसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी साहब, एक है मुल्ला दाऊद, और एक का नाम है कुतुबुन, एक है मंझन साहब। मंझन। ठीक है, ये हैं हमारे रचनाकार। ये इनकी जो रचनाएं हैं वो किस बोली में है? तो अवधी बोली में है, इस बात का ध्यान रखना। और किस उपभाषा में है? तो पूर्वी हिंदी में है। और किस अपभ्रंश में है? तो जो ये अवधी है, अर्धमागधी का अपभ्रंश है। अवधी क्या है? अर्धमागधी का अपभ्रंश है। ध्यान रखना, जो हमारा ये रामचरितमानस लिखा गया है, ये जो अपभ्रंश है, प्रश्न आ सकता है कि कौन सा अपभ्रंश है, किसका अपभ्रंश है? तो याद रखना, अर्धमागधी का अपभ्रंश है। ठीक है, अवधी बोली। अब इसमें ज़्यादा ढूंढना नहीं है, रचनाकार जो है ये किस बोली में लिखे हैं अपनी भाषा को, अपने ग्रंथ को? तो ये अवधी बोली में लिखे हैं। ठीक है, जो बोली है इनकी अवधी है, अवधी में लिखे हैं। इनकी जो उपभाषा है, अवधी जो है वो किसकी उपभाषा है? ये अवधी किस उपभाषा की बोली है? तो पूर्वी हिंदी की बोली है। ठीक है, पूर्वी हिंदी जो है वो किसका अपभ्रंश है? तो अर्धमागधी का अपभ्रंश है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब क्षेत्र देख लेते हैं। ये जो लखनऊ, फैजाबाद हो गया, FZ, सुल्तानपुर हो गया। ठीक है, इसके बाद रायबरेली हो गया, एक है लखीमपुर खीरी हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, गोंडा, बहराइच, बस्ती, गोंडा, बहराइच, बस्ती, जौनपुर, उन्नाव। इसी प्रकार जो भी आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं ये, ठीक है, यहाँ पे कौन सी बोली बोली जाती है? तो अवधी बोली बोली जाती है। इसके बाद आज एक हो गया, 4 और बच रहे हैं। कल कॉलम बना करके हम चारों पूरा कर देंगे। चारों से प्रश्न जो आ सकते हैं उसको भी बता देंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिए, अपने परिवार अंजय गुरुकुल परिवार को बढ़ाते जाइए। हम इसी तरीके से आपको पूरा कंटेंट देंगे। नहीं समझ में आया कमेंट कीजिए, मैं फिर से बताऊंगा।
इसमें ये नहीं कि एक बार बता दिया आप लोग दूर हैं तो हम एक बार में ही पूरा, नहीं, 1 से 2 बार आप वीडियो देखिए, नहीं समझ में आता फिर बताएंगे, लेकिन कमेंट ज़रूर करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।